सभी बच्चे जल्दी से फटाफट बेटा ज्वाइन हो जाइए। क्या मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूं बेटा? चलो सब लोग जल्दी से मुझे बताओ। चलिए मैं दिख पा रहा हूं सभी लोगों को। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज से बायो का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर को सबसे पहले आज हम लोग इसको इस प्रकार पढ़ने वाले हैं कि इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम उसको जानेंगे कि चैप्टर को पढ़ें किस प्रकार। ठीक है, सभी लोग जल्दी से पहले मुझे बता दीजिए कि मैं सब लोगों को अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं। आप लोग जल्दी से मुझे तुरंत बता दीजिए कि हाँ सर, आप मुझे दिखाई और सुनाई अच्छे से दे रहे हैं। तो आज बायो के नए चैप्टर का शुभारंभ हो रहा है और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस चैप्टर को बीच से पढ़ रहे होगे तो मैं आपको पहले ही एक तरह से अपना सुझाव दे देता हूं कि इस चैप्टर को आप कभी भी बीच से मत पढ़िएगा। अगर आप इस चैप्टर को बीच से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर की सबसे जरूरी चीज है आप इसे शुरुआत से पूरा पढ़ें। अब बात करते हैं चैप्टर का। इतना अच्छा नाम दिया गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कितना अच्छा नाम है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैं इसका इंग्लिश में भी नाम जरूर लिख दूंगा। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आप लोग बच्चों इंग्लिश में भी नाम नोट कर लेना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पहले इसका नाम जरूर लिख दे रहा हूं इंग्लिश में भी, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बच्चों एक बात आती है कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर को हम लोग किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर बच्चों मैं एक बात बताऊं, इस चैप्टर की अगर हम लोग बात जाने, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम दिखाऊं, मतलब डायग्राम लगा देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर का एक बढ़िया सा डायग्राम। ठीक, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इस चैप्टर को हमें कैसे पूरा पढ़ना है, तो मेरी बात समझिएगा। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अर्थ होगा, सबसे पहले ये दो भागों में बटा हुआ है। एक शब्द आ रहा है पुष्पी पादप और दूसरा जो हमारा इस शब्द का मतलब दूसरा जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण चीज है वो है लैंगिक जनन। तो आपको इस चैप्टर को दो भागों में बांट कर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानोगे पुष्पी पादप क्या होते हैं और फिर हम जानेंगे इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो चैप्टर का नाम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्पी पादपों में कैसे होता है। अब एक बात आती है कि पुष्पी पादप क्या होते हैं और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अगर मैं पुष्पी पादप के बारे में आपको बताऊं तो पुष्पी पादप का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। जिन भी पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उन पौधों को पुष्पी पादप कहते हैं। जैसे गुलाब, आपको गुलाब दिख रहा होगा, इस गुलाब बेटा ये जो पौधा है इसके ऊपर पुष्प है, इसका मतलब ये पुष्पी पादप है। गुड़हल,
गुड़हल के पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, तो गुड़हल का पौधा भी पुष्पी पादप है। कचनेर या कचनार आप सुने होंगे नाम, ठीक है। कनेर भी सुना होगा, गेंदा सुना होगा, सूरजमुखी सुना होगा, चमेली सुना होगा। तो जिन भी पौधों में पुष्प पाए जाते हैं वे पौधे पुष्पी पादप कहलाते हैं। अब बात आती है कि पुष्पी पादपों को बायो की भाषा में क्या बोलते हैं। पुष्पी पादपों को बायो की भाषा में बोलते हैं आवृतबीजी। पुष्पी पादपों को बायो की भाषा में क्या बोलेंगे, आवृतबीजी। तो पुष्पी पादप का हम लोग क्या नाम जान गए, आवृतबीजी। पुष्पी पादपों को हम अब बच्चों क्या बोलेंगे, आवृतबीजी। अब दूसरा बेटा इस चैप्टर का क्या नाम है, मतलब इस चैप्टर का जो दूसरा भाग है वो है लैंगिक जनन। इस चैप्टर का बच्चा अब दूसरा भाग क्या है, लैंगिक जनन। तो क्या होता है लैंगिक जनन, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यदि नई संतान का निर्माण, यदि नई संतान का निर्माण दो जनकों से मिलकर होता है, यदि दो जनक का मतलब एक होगा नर और एक हो मादा, तो यदि नर और मादा मिलकर नई संतान का निर्माण करते हैं तो ऐसे हम लोग जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। क्या मेरी इतनी बातें आप लोगों तक क्लियर हो रही हो तो मुझे जल्दी से बताते भी चलिएगा, हम आप अंगूठा लगा के बताइएगा कि हां सर सब कुछ क्लियर है। तो लैंगिक जनन का बेटा मतलब क्या होता है, यदि दो जनक मिलकर नई संतान का निर्माण करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब दो जनक में एक होगा नर और एक होगा मादा। अब ये नर और मादा कैसे बनाते हैं नई संतान, तो मान लो एक मनुष्य है, मनुष्य में एक नर होता है और एक मादा होता है, मनुष्य में एक नर होता है और एक मादा होता है। मनुष्य में जो नर होगा उसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और जो मादा होता है उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में सदैव नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। और जब ये नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेते हैं तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जो जनक होगा वह दो भागों में विभाजित होगा, एक जनक होगा नर और एक जनक होगा मादा। अब जो नर वाला जनक है, नर वाले जनक को हम बोलेंगे नर और जो मादा वाला होगा उसको बोलेंगे मादा, ठीक है। अब जो नर होता है तो जैसे मनुष्य में एक नर और एक मादा, तो नर में क्या बनता है, नर युग्मक, और मादा में क्या बनेगा, मादा युग्मक। तो इसी प्रकार ये जो पुष्पी पौधे होंगे, पुष्पी पौधों में भी एक होता है नर और एक होता है मादा। ये जो पुष्पी पौधे होते हैं इनमें एक होता है नर और एक होता है मादा। अब आप पूछेंगे सर पुष्पी पौधों में कौन नर होता है और कौन मादा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कभी गुड़हल का फूल देखा होगा, बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपने बच्चों कभी गुड़हल का फूल देखा होगा तो गुड़हल के फूल में आपको मैं थोड़ा सा, अगर डायग्राम अवेलेबल हो तो मैं आपको थोड़ा सा गुड़हल के फूल का, या आपको मैं थोड़ा सा, ठीक है, गुड़हल का फूल हो चाहे इस वाले फूल का भी मैं बताता हूं, ठीक है। तो अगर आपने प्यारे बच्चों कभी गुड़हल का फूल देखा होगा तो गुड़हल के फूल में आप देखते होंगे कि एक लंबा सा ऐसे ऊपर से निकला रहता है। कितने बच्चों ने ये देखा है, मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा कि हाँ सर हम लोगों ने देखा है। गुड़हल के फूल में आप देखते होंगे एक लंबा सा ऐसे बाहर निकला होता है और ये बेटा ये आपका नीचे जाता है, ठीक है,
ये जो लंबा सा बाहर निकला होता है ये आपका, ठीक है, ये जो लंबा सा बाहर निकला होता है ये थोड़ा नीचे जाकर फूल जाता है। आपने ऐसे गुड़हल में देखा होगा, गुड़हल में इस प्रकार का आपने एक डायग्राम देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है मुझे जरूर बताइएगा। और इस गुड़हल में आप देखते होंगे इस प्रकार छोटे छोटे भी लगा रहता है। जितने बच्चों ने देखा होगा यस सर लिखकर वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। तो गुड़हल में अगर आपने इसको देखा होगा तो इसका मतलब आपने पौधों के नर जनन अंग और मादा जनन अंग को देख लिया है। तो बच्चों जो गुड़हल होता है उसमें ये जो लंबा सा बाहर निकला रहता है, ये जो पूरा लंबा सा, ये देख रहे हो, ये नीचे से लेकर, ये पूरा नीचे से लेकर ये ऊपर तक, ये नीचे से लेकर ऊपर तक का जितना भी आप ये भाग देख रहे हो ये पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। तो अगर आपने कभी गुड़हल को बच्चों ध्यान से देखा होगा तो इसका मतलब है आपने पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग को देख लिया है। ठीक है, तो ये जो गुड़हल में आप देखते हो इस तरह बेटा, ये गुड़हल का क्या हो गया, ये गुड़हल का मादा जनन अंग है। और बच्चों इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये जो लगा रहता है इस प्रकार, ये बच्चों पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो आप प्यारे बच्चों अगर गुड़हल को देखा है इसका मतलब आपने गुड़हल के नर जनन अंग और मादा जनन अंग को देख लिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर मैंने पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग को तो देख लिया, सर मुझे इसका नाम भी तो बता दीजिए। जैसे अगर आपने किसी नर और मादा को देखा है और आपको उसका नाम नहीं पता तो आप दुनिया को कैसे बताओगे कि मैंने इस नर और इस मादा को देखा है। तो उसी प्रकार अगर आपने पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग को देखा है और आपको इसका नाम नहीं पता तो आप कैसे बताओगे इस संसार को कि आपने क्या देख कर आया है। तो याद कर लीजिए ये जो पुष्प है, ये जो पुष्प में नर जनन अंग होता है इसे पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपने सही सुना। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं और पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। अब ये जो पुमंग होता है, पुमंग पुष्प का कौन सा जनन अंग है वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और पुष्प का मादा जनन अंग कौन होगा वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब बच्चों ये जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई को एंड्रोसियम कहते हैं और जायांग की इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। मतलब सबसे पहले जो ये पुमंग होगा प्यारे बच्चों पुष्प का नर जनन अंग, तो पुष्प का जो नर जनन अंग होगा बच्चों, ठीक है, जो पुष्प का नर जनन अंग होगा इसे पुमंग कहते हैं और मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं और पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। बच्चों आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर रहेगा ये हमारे नीट के लिए भी काम आएगा, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी काम आएगा। आप लिखने पर कम ध्यान देना, समझने पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने चीजों को समझा नहीं तो लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जानिएगा कि जो पुष्प का नर जनन अंग है ये पुमंग है और मादा जनन अंग जायांग है। अब एक बात आती है कि मान लो दुनिया में या किसी में बहुत सारे, जैसे कोई इंसान, जैसे मान लो कोई पुष्प है उसमें ढेर सारे नर जनन अंग है, तो सभी नर जनन अंग को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पुमंग। सभी नर जनन अंग को एक साथ पुमंग कहते हैं, लेकिन एक नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं।
बिल्कुल बच्चों, एकदम आप अच्छे से सुन रहे हो कि पुमंग का मतलब पुष्प में जितने भी नर जनन अंग है सभी को मिलाकर पुमंग कहते हैं, और एक नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, और इसीलिए पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसी प्रकार पुष्प में जो मादा जनन अंग होता है उसे जायांग कहते हैं, लेकिन एक मादा जनन अंग या जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, एकदम समझते चलिएगा, जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडप होती है। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर ये तो हो गया नर जनन अंग और ये हो गया मादा जनन अंग, तो सर इसमें से किसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा? तो बच्चों जब ये नर जनन अंग है तो इसी में बनेगा नर युग्मक, और ये जो मादा जनन अंग है इसी में बनेगा मादा युग्मक। अब आप, बहुत सिंपल सी बात हो गई, बहुत नॉर्मल सी बात हो गई कि नर में बनेगा नर युग्मक और मादा में बनेगा मादा युग्मक, और चैप्टर खत्म, गुड़िया बिस्तर लेके चल दो। भाई ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि नर में कैसे बनेगा नर युग्मक, ये जो पुमंग है इसमें किस प्रकार बनेगा नर युग्मक, और ये जो जायांग है इसमें किस प्रकार बनता है नर युग्मक, ये भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूंगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। मेरी बात को समझते चलिएगा, मैं बताता चलूंगा कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़कर कैसे जान जाएंगे, मतलब हम पढ़कर ये जान जाएंगे कि एक नया पौधा कैसे बनता है। एक नया पौधा कैसे बनता है? अगर आपने चना का बीज लिया और चने के बीज को आपने अगर बेटा खेतों में बो दिया तो वो चना कैसे नया पौधा बना लेगा? वो चना कैसे नया पौधा बना लेगा, और उस नए पौधे से फिर कैसे नया पौधा बनता है, ये आज के लेक्चर में आप समझ जाओगे। ये पूरा पौधों का जो बेटा लैंगिक जनन है ये आज के लेक्चर में ही आप पूरा समझ जाओगे। अब बात को बस मेरी सुनते चलना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। मैं बार बार कहूंगा, पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लिखने से ज्यादा मेरे कॉन्सेप्ट और बातों पर ध्यान देना। अब ये जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को बच्चों पुंकेसर कहते हैं, और ये जो पुंकेसर होता है, ये जो पुंकेसर होता है यह मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर मुख्यतः दो भागों में बटा रहता है। पुंकेसर के पहले भाग को परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के बच्चों पहले भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश। आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, ये डायग्राम देखिए, ये पुंकेसर का पहला भाग है जिसे हम लोग परागकोश कहते हैं, और पुंकेसर का जो दूसरा मुख्य भाग होता है इसे हम लोग पुतंतु कहते हैं। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं और पुतंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। तो जो पुमंग है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के मुख्य दो भाग होंगे, परागकोश और पुतंतु। अब ये जो परागकोश होता है इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पुंकेसर के जो परागकोश होंगे बच्चों, इसके अंदर एक कोशिका बनती है। इस कोशिका को परागकण कहते हैं। तो वीडियो में कमेंट करके बताना परागकोश के अंदर क्या बनता है, उस कोशिका का क्या नाम है। तो
तो बच्चों पराग कोश के अंदर मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज का निर्माण होता है, जल्दी से बताओ फटाफट, पराग कण। और ये जो पराग कण बनते हैं, अब मन में एक प्रश्न आता है, ये पराग कण क्यों बनते हैं भाई, ये पराग कण का क्या काम है? तो बच्चों इसके अंदर पराग कण इसलिए बनते हैं क्योंकि पराग कण के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। जी हां प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नर जनन अंग में क्या बनता है, नर युग्मक। तो पुमंग है एक नर जनन अंग और इसीलिए पुमंग के अंदर क्या बनेगा, नर युग्मक। तो नर युग्मक का निर्माण किसके अंदर हो रहा है, पराग कणों के अंदर। अब ये जो पराग कण है, ये पराग कण कहां बनते हैं, पराग कोश के अंदर। ये पराग कोश कहां होता है, पुंकेसर में। और पुंकेसर क्या काम करता है, ये पुमंग की इकाई होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से समझते जाओगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले पुमंग हो गया, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के मुख्य दो भाग होते हैं जिसमें पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। और इस प्रकार बच्चों पुष्प में क्या बन गया, नर युग्मक। और इस प्रकार बच्चों पुष्प के अंदर क्या बन गया, नर युग्मक। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दे रहा हूं, कितने नर युग्मक बनते हैं, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पराग कण के अंदर सदैव दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। याद कर लेना बच्चों, एक पराग कण, अगर एक पराग कण है तो उसके अंदर सदैव दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। कॉन्सेप्ट है, ना तो दो से कम होगा और ना तो दो से ज्यादा होगा। तो पुमंग नर जनन अंग है और इस प्रकार पुमंग के अंदर बन गया, दो नर युग्मकों का निर्माण हो गया। अब अगली बारी आती है मादा युग्मक की। तो मादा युग्मक कैसे बनता है, चलो मैं आपको क्लियर करता हूं कि मादा युग्मक कैसे बनेगा। तो बच्चों जो मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक जो होगा यह पुष्प के मादा जनन अंग में बनेगा और पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। मादा जनन अंग की इकाई मतलब जायांग की जो इकाई होती है इसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। जो पुष्प का मादा जनन अंग है इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। अब ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, अगर आपको प्यारे बच्चों ये डायग्राम दिख रहा हो तो आपको इसमें स्त्री केसर के तीन भाग दिख रहे होंगे। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा बेटा तो ये आपका स्त्री केसर का डायग्राम है जिसमें तीन भाग पाए जाते हैं। स्त्री केसर के सबसे पहले वाले भाग को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा और हिंदी भाषा में बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर का पहला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। स्त्री केसर का जो दूसरा भाग होता है इसे वर्तिका कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं। और स्त्री केसर का जो तीसरा भाग होता है फूला हुआ भाग, इसे अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर का जो तीसरा भाग होगा बच्चों इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं और अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं बच्चों।
अंडाशय को ओवरी कहते हैं इंग्लिश में, और वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। लिखने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, केवल और केवल समझना है प्यारे बच्चों। आज की जो स्पेशल क्लास है वो हम लोगों के लिए समझाने वाली क्लास है। हम लोग पहले समझेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम। बेटा समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के अंदर 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है वर्तिकाग्र, दूसरे भाग का नाम है वर्तिका, और स्त्री केसर के तीसरे भाग का नाम है अंडाशय। अब आप पूछेंगे सर स्त्री केसर तो जान लिया, लेकिन सर ये जो स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर में कहां बनेगा मादा युग्मक? सर इसको भी तो बता दे चलिए। तो बच्चों स्त्री केसर का ये जो अंडाशय होता है, स्त्री केसर का ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे, मतलब आपने अगर छोटे छोटे दाने, अगर आपने बच्चों जैसे कभी किसी चीज को काटा हो, ठीक है, या मैं आपको बताऊं बहुत छोटे छोटे दाने जैसे, मतलब जैसे आप कभी कोई चीज को तोड़ो उसमें छोटे छोटे दाने जैसा बना रहता है ना, वही आपका प्यारे बच्चों जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसे बोलते हैं बीजांड। तो आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल करके बताता हूं, या प्रैक्टिकल द्वारा बता देता हूं कि आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। आप गुड़हल का फूल लेना, सब लोग, सब बच्चे, जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, सब लोग गुड़हल का फूल लेना। गुड़हल के फूल में जो पंखुड़ियां होंगी उसे निकाल देना। उसके अलावा नीचे जो पत्ती जैसा रहता है जिसको आप बाह्य दलपुंज बोलते हैं, उसको पूरा निकाल देना। तो आपको नीचे की तरफ एक फूला फूला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उस फूले फूले संरचना को आप थोड़ा सा छीलना, तो उसके अंदर आपको एक सफेद सफेद फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और उसी फूले हुए भाग को हम अंडाशय कहते हैं। मैं एक दिन वीडियो ला दूंगा, और जो बच्चे देखेंगे वो वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर हमने आपके पढ़ाते ही अगले दिन ये प्रैक्टिकल किया है, वीडियो में कमेंट करके बताना। और जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए वो भी वीडियो में कमेंट कर देगा, तो मैं लाइव आकर कैमरे के सामने ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, और आपको बीजांड का स्ट्रक्चर जो है अपने हाथों से निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो स्त्री केसर के कितने भाग हो गए? आपने कहा सर 3 हो गए। पहले भाग का नाम हो गया वर्तिकाग्र, दूसरे भाग का नाम हो गया वर्तिका, तीसरे भाग का नाम हो गया अंडाशय। अब ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर प्यारे बच्चों बीजांड पाए जाते हैं, और बीजांड छोटे छोटे दाने जैसा संरचना होती है। और इसी बीजांड के अंदर किस चीज का निर्माण होता है बच्चों? मादा युग्मक का। ये जो बीजांड होता है, ये बीजांड क्यों पाया जाता है? पुष्प में क्या कार्य है इस बीजांड का? ये जो बीजांड है ये पुष्प में क्यों पाया जाता है? तो याद कर लो बच्चों, बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मेरी बात को एकदम याद कर लो बच्चों, बीजांड के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जब इस चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे तो बीजांड के अंदर मादा युग्मक कैसे बनेगा ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आज मैंने वादा किया है कि एक नया पौधा कैसे बनता है इसको समझा के जाना है। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट अभी ध्यान दो पहले कि बीजांड के अंदर बच्चों किस चीज का निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। बीजांड के अंदर बच्चों क्या बन गया? मादा युग्मक बन गया।
बीजांड के अंदर बच्चों क्या बन गया, मादा युग्मक बन गया। और इसी के अलावा बीजांड के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ध्रुवी केंद्रक। क्या मेरी आवाज बहुत तेज तो नहीं आ रही है? मैं बहुत ज्यादा चिल्लात मतलब, क्योंकि मेरी आवाज बेटा, मेरा जो स्वर यंत्र है वो ऐसा ही है। मैं नेचुरली मेरी आवाज ऐसी है। मेरी आवाज एकदम सही आ रही है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी आवाज एकदम सही आ रही है? आप लोगों तक मेरी आवाज एकदम सही पहुंच रही है तो बताइएगा। बीजांड के अंदर मादा युग्मक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसका नाम होता है ध्रुवी केंद्रक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे ये चीजें बच्चा जब चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, जब चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब जब आऊंगा अगले टर्न पर, सोमवार को जब रात को 8 बजे आऊंगा, अगले सोमवार को अब मेरी क्लास है, तो अगले सोमवार को जब मैं रात को 8 बजे आऊंगा तो इस चैप्टर को पूरा परतों दर परत, इस चैप्टर की एक एक परत को निकाल निकाल के पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कहां कहां क्या चीज दिया हुआ सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बीजांड के अंदर दो महत्वपूर्ण चीजें बन गई। एक बीजांड के अंदर बनता है मादा युग्मक और दूसरा बीजांड के अंदर बनता है दो ध्रुवी केंद्रक। तो याद करिएगा कि पुष्प के नर जनन अंग के अंदर क्या बन गया, दो नर युग्मक, और पुष्प के मादा जनन अंग के अंदर बन गया एक मादा युग्मक और दो ध्रुवी केंद्रक। अब आप पूछेंगे सर इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं? तो प्यारे बच्चों अब शुरुआत होता है बहुत अच्छे के कॉन्सेप्ट का। अब बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट चलने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर इधर उधर कहीं भटक रहे होगे तो एकदम ना भटकना, क्योंकि अब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलने वाला है। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, इसमें दो नर युग्मक और इसके अलावा जो मादा होगा उसमें एक मादा युग्मक और दो ध्रुवी केंद्रक बनते हैं। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, नर युग्मक बताओ मुझे कितने बन रहे हैं? दो। आप बोलोगे सर दो नर युग्मक बन रहे हैं, 1 + 1। 1 + 1 का मतलब दो नर युग्मक। और दोनों नर युग्मक क्या आपस में जुड़े होंगे क्या? जैसे अगर मैंने बोल दिया दो भाई, तो दो भाई का मतलब दोनों भाई अलग अलग होंगे ना भाई। तो इसी तरह से यहां पास दो नर युग्मक हैं, तो दो नर युग्मक का मतलब दोनों नर युग्मक अलग अलग होंगे। तो एक हो गया एक नर युग्मक, दूसरा हो गया दूसरा नर युग्मक। तो यहां कितने नर युग्मक हो गए? दो नर युग्मक। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला वाला जो नर युग्मक होता है, पहला वाला नर युग्मक, दोनों में से कोई भी जो पहले आ गया वो जीत गया। तो दोनों नर युग्मकों में से कोई भी एक नर युग्मक क्रिया कर लेता है मादा युग्मक के साथ। दोनों नर युग्मकों से कोई भी एक नर युग्मक किसके साथ क्रिया कर लेता है? मादा युग्मक के साथ। फिर से सुन लो प्यारे बच्चों, दो नर युग्मक बनते हैं पुमंग के अंदर और दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक क्रिया कर लेता है मादा युग्मक के साथ। मतलब एक नर युग्मक क्रिया कर लिया मादा युग्मक के साथ। तो अब आप पूछेंगे सर नर और मादा युग्मक क्रिया कर लिए तो सर बना क्या? तो बच्चों बनता है जाइगोट। नर और मादा युग्मक के क्रिया करने से बच्चों क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। और जाइगोट से बनता है भ्रूण।
जायगोट से बच्चों क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और इसी भ्रूण से विकसित होकर जड़ बनता है, तना बनता है और पत्ती बनता है। तो पौधों में जो बीज के अंदर, और बेटा एक बात और ध्यान ले लेना, ये जो भ्रूण होगा ये बीज के अंदर होता है। अच्छा, आपने कभी भ्रूण देखा था? आपने कभी भ्रूण देखा है? चैट बॉक्स में बताओ, देखा था कि नहीं देखा था। अब मैं आपको एक जीता जागता भ्रूण के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप अपने घरों में देख सकते हो। क्या आपने कभी भ्रूण देखा था? नहीं देखा था? मैं बताने वाला हूं, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, सर देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है, मैं बताने वाला हूं, आप घर जाकर ट्राई करना, आपको दिखेगा। और अगर दिख जाएगा तो भी वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर मैंने भ्रूण को देख लिया। कैसे देखोगे मैं बताता हूं। आप इस समय मौसम चल रहा है, मान लो मटर वगैरह तो मिल नहीं पा रही होगी, तो आप एक काम करना, आप चना लेना। चना गांव में सबके यहां चना वगैरह पाया जाता है। आप चना को लेना और चना को पानी में भिगो देना। चने को आप पानी में भिगो दोगे तो वो चना पानी अवशोषित करने की वजह से फूल जाएगा। फिर वो जो चना आप लेना, चना जो खाते हैं, घोड़ों को खाने वाला चना, ठीक है, जो घोड़े खाते हैं इंसान भी खाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं चना घोड़े खाते हैं, भाई इंसान भी खाते हैं। तो वो इंसानों को जो खाने वाला चना है, चाहे जो बोलो उसको आप भिगोना, उसको पानी भिगो देना। और भिगोने के बाद प्यारे बच्चों आप एक काम करना, उसको फिर सुबह निकाल लेना। सुबह निकालने के बाद उसका छिलका आप हटाना, तो उसके नीचे सफेद सफेद वो चना आपका दिखाई देगा। अब उस चने को आप बीच में से बच्चों तोड़ देना। उस चने को जब आप बीच में से तोड़ोगे तो बीच में एक छोटा सा ऐसे भाग लगा हुआ मिलेगा, या जब तोड़ोगे तो एक छोटा सा भाग नीचे गिर जाएगा। और ये जो छोटा सा भाग जो नीचे गिर गया या उस चने में लगा था, यही प्यारे बच्चों उस चने का भ्रूण था। जी हां प्यारे बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, कई बार देखा भी होगा इसे, बट कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इसके अलावा अगर आपने मूंगफली खाई होगी, अगर आपको मूंगफली मिल जाए तो मूंगफली के दाने को जब आप तोड़ोगे तो बीच में एक छोटा सा भाग होता है, वही प्यारे बच्चों भ्रूण होता है। तो जो लोग भ्रूण को देखना चाहें, ठीक है, जो लोग भ्रूण को देखना चाहें वो चना और मूंगफली से भ्रूण को देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं सूक्ष्मदर्शी मिल जाए तो उसे प्यारे बच्चों और देख लेना। चना देखा है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आप जो चाहे, आप चाहे चना से देखो चाहे मूंगफली से देखो, लेकिन अगर देखना तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि हां सर हमने देख लिया। अब प्यारे बच्चों ये जो दो नर युग्मक हैं, दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में जब क्रिया कर लेता है तो बन जाता है युग्मनज या जाइगोट। क्या बन गया बच्चों? युग्मनज या जाइगोट। और ये युग्मनज या जाइगोट विकसित करके प्यारे बच्चों क्या बनाता है? भ्रूण। ये युग्मनज या जाइगोट विकसित करके क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण प्यारे बच्चों सदैव बीज के अंदर पाया जाता है। भ्रूण किसके अंदर पाया जाता है? वीडियो में कमेंट करके बताना। भ्रूण जो होगा ये बीज के अंदर पाया जाता है। मतलब भ्रूण को सुरक्षा कौन देता है? बीज। तो बीज पौधों में क्यों पाया जाता है? पौधों में क्या बीज अपने आप बनने लगे? मतलब फर्जी हम लोगों के खाने के लिए बीज बनने लगे? नहीं प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इस दुनिया में कोई भी चीज है तो उसके पीछे एक कारण है। ये मेरे चेहरे पर इतनी ज्यादा दाढ़ी मूछ आ गई है
तो इसके पीछे भी एक कारण होगा। एक शरीर में, हमारे शरीर में इतने ज्यादा बाल होते हैं तो इसका भी एक कारण होता है कि हमारे शरीर की ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर ना जा पाए। जब हम आदि मानव थे तो आदि मानव जब हम हुआ करते थे तो हम कपड़े नहीं पहनते थे, तो पता चला ठंडी में हमारे शरीर से ऊष्मा निकल जाती थी और हमारा शरीर जो है वो ठंडा हो जाता था। इसीलिए हम लोगों का जब विकास हुआ तो हमारे शरीर में ढेर सारे बाल हुआ करते थे, क्योंकि बाल जो है वो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है और इसी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि हमारे शरीर में अब बाल कम होने लगे हैं। जितने बाल आपके दादा लोगों के होंगे उतने बाल आपके शरीर में नहीं होंगे। आप देखना, दादा लोगों के कानों में भी बाल निकल आते थे। दादा लोगों का दाढ़ी मूछ तो समझ लो यहां तक, लेकिन हम लोगों के अब कानों वगैरह में बाल वगैरह निकलना कम हो गया। नहीं तो हम बच्चों दाढ़ी के साथ साथ कानों की भी शेविंग करा रहे होते, लेकिन ऐसा अब कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्यों हमारे शरीर में बालों का निकलना कम हो गया? क्योंकि जब हम धीरे धीरे कपड़े पहनते हैं तो जो बालों का काम था, बाल हमारे शरीर के अब अवशेषी अंग हो गए हैं। पहले जब हम आदि मानव थे तो हमारे बालों का काम था, लेकिन अब जब हम लोग कपड़े पहनने लगे हैं तो हमारे जो बालों का कार्य था वो धीरे धीरे कम हो गया और बाल हमारे शरीर के अवशेषी अंग हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाल चाहिए तो बिना कपड़े के घूमो। अब ऐसा भी ना करना, नहीं तो पब्लिक बेटा, पुलिस देख रहे हो इतना मार रही है तो क्या करेगी पुलिस। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है भविष्य, मतलब आने वाले भविष्य में या भूतकाल में, मतलब जो कुछ भी है इस धरती पर उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो जीव विज्ञान में जो कुछ भी है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं है, बिना कारण के कुछ भी नहीं है। ये हमारे हाथ ज्यादा विकसित है, हमारा दिमाग ज्यादा विकसित है, हमारी आंखें ज्यादा विकसित है, हमारे दांत ज्यादा विकसित है, कुछ भी है तो ये सब चीजों के कुछ ना कुछ कारण हैं। और ऐसे ही कारण मैं जब भी बेटा लाइव आया करूंगा कुछ ना कुछ आपको जरूर बताता चलूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि युग्मनज का निर्माण हो गया पौधों में और इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो गया और यही भ्रूण से एक नए पौधे का निर्माण होगा। इसी भ्रूण से जड़ बनेगी, तना बनेगा और पत्ती बनेगा। और ये भ्रूण किसके अंदर पाया जाता है? बीज के अंदर पाया जाता है। तो बीजों का क्या कार्य है? बीज जो होता है वो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो भ्रूण होगा प्यारे बच्चों, ये भ्रूण कहीं नष्ट ना हो जाए, इसी वजह से जो भ्रूण होता है वो बीज के अंदर होता है। क्योंकि मान लो अगर भ्रूण को कोई सुरक्षा देने वाला नहीं रहेगा, अगर भ्रूण अकेला पाया जाता तो क्या होता? भ्रूण आपका कोई जानवर खा लेता या कोई अन्य जीव जो है उसको नष्ट कर देता और भ्रूण हमारा नष्ट हो जाता। तो भ्रूण का क्या कार्य है? ये जो भ्रूण होता है इसको बीज क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। तो भ्रूण और बीज का भी कार्य आप लोगों ने आज जाना। जो भ्रूण होता है ये नए पौधों का निर्माण करेगा और जो बीज होता है वो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। अब एक बात आती है, भ्रूण को सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन भ्रूण को खाना पीना कौन देता है? ये भ्रूण कोशिकाओं का समूह है। इस भ्रूण में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, तो इस कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए कोई ना कोई चीज होना चाहिए जो इस कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगा। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला जो ऊतक होता है उसका नाम होता है भ्रूण पोष। पोषण मतलब पोष, पोषण मतलब पोष, और भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले को बोलेंगे भ्रूण पोष। तो अगर हम बात करें भ्रूण पोष कैसे बनता है,
तो भ्रूणपोष कैसे बनता है? जब एक नर युग्मक, यहां पास एक नर युग्मक ने क्रिया कर ली थी और ये बचा हुआ था दूसरा नर युग्मक। तो जब बच्चों ये जो दूसरा नर युग्मक है, ठीक है, ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये वाला नर युग्मक, जब ये वाला नर युग्मक किसके साथ क्रिया कर लेता है बच्चों? ध्रुवी केंद्रक के साथ। जब ये वाला नर युग्मक जो है वो ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया कर लेता है तो बनता है प्यारे बच्चों भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? कोई भी टीचर पूछ लिया तो कॉन्सेप्ट के साथ बताना कि सर जब एक नर युग्मक क्रिया कर लेगा दो ध्रुवी केंद्रक के साथ तो सर निर्माण होता है भ्रूणपोष का। पौधों के अंदर ये भ्रूणपोष का निर्माण क्यों होने लगा, ये क्यों भ्रूणपोष का निर्माण हुआ, तो सर को जरूर बताइएगा कि सर ये जो भ्रूणपोष होता है ये इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। सर ये जो भ्रूण होता है वो भ्रूणपोष, ये जो भ्रूणपोष है, ये जो भ्रूणपोष है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। तो अगर स्कूल का कोई भी टीचर आपसे पूछा, वाइवा हुआ, वाइवा भी होता है, तो प्यारे बच्चों जरूर से जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणपोष का पौधों में क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और अगर वाइवा में एक और क्वेश्चन पूछ लिया, अगर वाइवा में एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि सर भ्रूणपोष बनता कैसे है, तो जब एक नर युग्मक क्रिया कर लेता है दो ध्रुवी केंद्रक के साथ तो बनता है भ्रूणपोष। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से इसको आप लोग अभी समझना, लिखवाऊंगा मैं, बताऊंगा सब मैं, अभी केवल समझना। तो अब हुआ क्या, ये जो भ्रूण है ये भ्रूण से बन जाएगा नया पौधा। तो देखो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस में आपको बताता हूं, थोड़ा सा जल्दी से बेटा सीक्वेंस बनाइएगा। हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पुमंग था, थोड़ा जल्दी से बेटा नोट करिएगा। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले पुमंग था, सबसे पहले पुमंग था। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के अंदर पराग कण बनते हैं। पुंकेसर के परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में पराग कण बनते हैं और पराग कण के अंदर दो नर युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार जायांग जो है मादा जनन अंग है, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के अंदर बीजांड बनता है और बीजांड के अंदर क्या क्या चीजें बनती हैं बच्चों? बीजांड के अंदर एक मादा युग्मक और दो ध्रुवी केंद्रक बनेगा। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों पराग कण के अंदर क्या बनेंगे? दो नर युग्मक। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि दो नर युग्मक में से एक बच्चों क्रिया कर लेता है मादा युग्मक के साथ, क्या बनता है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो जब एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया कर लिया तो बेटा युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण बन गया और भ्रूण से बन गया नया पौधा। और भ्रूण के बाद इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जब एक नर युग्मक दो ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया कर लेते हैं तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया भ्रूण को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो आप सब लोगों ने बोला कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है भ्रूणपोष। भ्रूण को बेटा कौन पोषण प्रदान करता है? भ्रूणपोष। और भ्रूण को सुरक्षा कौन देता है? बीज। बच्चों जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा।
भ्रूण को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है बीज, और बीज किसके चारों ओर से ढके होते हैं? जल्दी से आंसर करो, बीजों को चारों ओर से कौन ढकता है? वीडियो में कमेंट करके बताना। बेटा सुन लो, बीज को चारों ओर से घेरे रहता है फल। बीज को चारों ओर से कौन घेरे रहता है? फल। तो एक तरह से बीजों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? फल। अगर फल नहीं होगा तो जो बीज होगा वो बाहर निकल जाएंगे और कोई भी दूसरा जीव उसको खाकर खराब सकता है। तो बीजों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? फल। तो ऐसे ही बेटा ये फल, ये पौधे नहीं बने हैं। अब इसी को बोलते हैं अनुकूलन। तो भगवान ने देखो कितना अच्छा चीज बना दिया। भगवान ने पौधों में भ्रूण बनाया, भ्रूण को सुरक्षा देने के लिए बीज बनाया, और बीज को सुरक्षा देने के लिए फल का निर्माण कर दिया। और इस प्रकार जो फल है वह जो बीज है उसको सुरक्षित करे रहता है। फल जो है वो बीज को सुरक्षित दिए रहता है, और जो बीज होता है वो भ्रूण को सुरक्षा दिया रहता है, और इसी फिर भ्रूण से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कैसे एक नए पौधे का निर्माण हुआ? क्या मेरी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बात, बड़ा प्रश्न आता है कि ये फल और बीज कैसे बनते हैं। एक जाते जाते एक अच्छा सा प्रश्न आ गया कि सर ये फल और बीज कैसे बनते हैं? ये पौधों के कौन से भाग हैं जो फल और बीज का निर्माण करते हैं? आपने आम खाया होगा, आपने चना खाया है, बीज खाया है चना का बीज, मटर का बीज, आप बादाम खाते हो, ठीक है, बादाम तो अलग चीज हो गई, वो भी एक प्रकार का, वैसे एक तरह से देखा जाए तो ड्राई फ्रूट में आते हैं बादाम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आपने खरबूजा का बीज खाया होगा, ठीक है। तो आप बीजों को भी खाए हुए हो बच्चा। आपने बचपन में बहुत ज्यादा खाया होगा मूंगफली भी खाए होगे। मूंगफली भी एक प्रकार का बीज है जो आप दाना खाते हो। तो ये बीज और फल का निर्माण कैसे होता है, जाते जाते थोड़ा जल्दी से सुनते चाहिएगा। जो फल होता है, फल का निर्माण पौधे का कौन सा भाग करता है? तो याद कर लीजिए, फल का निर्माण पौधे का अंडाशय वाला भाग करता है। ये जो पौधे का अंडाशय होता है, ये जो पौधे का अंडाशय होता है, यही बनाता है फल, फ्रूट। पौधे का जो अंडाशय होता है यही बनाता है फल, जिसे बोलते हो आप फ्रूट। क्या आप लोगों ने नाम सुना होगा? आपने कितने प्रकार के फल के नाम सुने होंगे? इस बार इतने फलों के नाम बताऊंगा जिसे आपने सुना ही कभी नहीं होगा। आपने कभी सुना है कि फल भी कई प्रकार के होते हैं? एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। सत्य फल और असत्य फल देखो, और एक होता है अनिषेक फल, ठीक है। आपने नाम नहीं सुना होगा, इस बार हम सब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर सर? बिल्कुल बेटा, इस बार हम सब पढ़ाने वाले हैं। फल को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मजा आएगा। आप भी बोलोगे सर बस मजा आ गया, क्योंकि समझना बहुत है और लिखना थोड़ा कम है। हमेशा जब भी मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूं तो पहले समझना खूब, लिखना नहीं, उस दिन केवल समझना। तो बच्चा, जो ये आपका मादा जननांग है, स्त्री केसर है, इसका अंडाशय विकसित होकर बनाता है फल, और इसी अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इसी अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, संरचनाएं पाई जाएंगी, जिसे हम बीजांड बोलते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये जो बीजांड है वो क्या है? बीजांड अंडाशय में पाए जाने वाले
छोटे छोटे दाने जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे दाने जैसी संरचना है इसे हम बीजांड कहते हैं। और यही बीजांड जो होता है वो निषेचन के बाद जब नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेंगे, मतलब निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन के बाद बीजांड से बन जाता है बीज और अंडाशय से बन जाता है फल। तो कई बार आपने फल और बीज खाया होगा, तो अब जब भी आप फल को खाओ तो याद कर लेना, ज्यादातर जितने भी बच्चों फल होते हैं, ज्यादातर जितने भी फल होते हैं वो आपका अंडाशय से बनते हैं। तो अब जब कभी भी आप फलों को खाना तो आप समझ जाना आप अंडाशय के परिपक्व भाग को खा रहे हो। अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है मतलब निषेचन के बाद जो अंडाशय है वही आपका फल बना लिया। इसका मतलब आप जो फल खा रहे हो वो अंडाशय को खा रहे हो और निषेचन के बाद आप उस अंडाशय को खा रहे हो। इसी प्रकार बच्चों अगर आप कोई बीज खा रहे हो, अगर आप कोई बीज खा रहे हो तो मतलब आप निषेचन के बाद बीजांड को खा रहे हो। तो निषेचन के बाद आप बीजांड को खा रहे हो मतलब बीज को खा रहे हो। तो समझ में आया कैसे ये पूरा चैप्टर चलने वाला है। पहले बताऊंगा पुष्प क्या होता है, फिर बताऊंगा पुष्प में कैसे बनता है नर युग्मक, फिर बताऊंगा पुष्प में कैसे बनता है मादा युग्मक, फिर बताऊंगा ये नर और मादा युग्मक कैसे क्रिया करते हैं, और फिर बताऊंगा बीज के बारे में और फल के बारे में, भ्रूण के बारे में, भ्रूणपोष के बारे में, और इस प्रकार ये पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। तो चैप्टर कैसे पढ़ना है सबको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और जो बच्चे मेरा समय नहीं जानते हैं वो बच्चे मेरा समय जरूर नोट कर ले। मैं रोज रात को 8 बजे 8 PM, ठीक है, टाइम टेबल जरूर नोट करिएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है रात को, वैसे मैंने लिख दिया है 8 PM मतलब रात को ही होता है। रात को 8 बजे मैं 3 दिन पढ़ाता हूं, 3 दिन YouTube पर मेरी 3 दिन क्लास आती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बायो को पूरा शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पहला चैप्टर खत्म करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस पहले चैप्टर को पूरा पढ़िएगा। और अगर आप चैप्टर 2 पढ़ना चाहते हैं तो अगले सोमवार को कॉपी पेन लेके रहिएगा। अगले सोमवार को इस चैप्टर को परत दत परत हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और बेटा जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग डीपीपी डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से आते हैं और अपना डीपीपी सॉल्व करते हैं। ये मेरा टाइम टेबल आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन्हें भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है उन बच्चों से मैं बस एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप द ऑनलाइन कोचिंग को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और सोमवार, मंगलवार और बुधवार 8 बजे आप YouTube पर द ऑनलाइन कोचिंग की वीडियो पर आ जाया करिएगा। उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा तो जैसे ही मेरी लाइव क्लास आएगी आपको तुरंत जो है वो वीडियो में शो होने लगेगा, लाइव क्लास आपको दिखने लगेगी मेरी, ठीक है। तो सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि पूरे भारत के हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी बायो की तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से बायो की तैयारी कर सकें और सारी चीजों को कॉन्सेप्ट से समझ सकें। लिखना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। और मेरा पहला
और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायो को समझना है। ठीक है, तो बच्चों डीपीपी की बात कर लेते हैं। जल्दी से हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 5 क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके वीडियो में कमेंट करके बताना। ठीक है, सब लोग वीडियो में कमेंट करके सेंड करिएगा ये डीपीपी के 5 क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग। ठीक, सभी लोग वीडियो में ये 5 क्वेश्चन का डीपीपी सॉल्व करना। ठीक, जो हमने आज पढ़ा हुआ है अपने कॉन्सेप्ट से। चलो 3, 4 और 5। पहला क्वेश्चन, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? क्या कार्य है? चौथा क्वेश्चन, पराग कणों के अंदर कितने नर युग्मक बनते हैं? कितने नर युग्मकों का निर्माण पराग कणों के अंदर होता है? सभी लोग वीडियो में कमेंट करके आंसर करना, सभी का आंसर देखूंगा मैं और सभी को रिप्लाई दूंगा। कितने नर युग्मकों का निर्माण पराग कणों के अंदर होता है? नर युग्मक का निर्माण एक पराग कण में होगा। एक की ही बात करते हैं, एक पराग कण में कितने नर युग्मक बनेंगे? चौथा क्वेश्चन, फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग बच्चों जल्दी से मुझे वीडियो के खत्म होते ही सेंड कर दीजिएगा और प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकते हैं। और कल आने वाला है बायो का सबसे बड़ा सरप्राइज। यूट्यूब के इतिहास में बायो वालों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो सभी लोग कल जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आप एकदम मतलब या तो कल आ सकता है तो परसों भी आ सकता है, कल या परसों तक में बायो का एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लाने वाला हूं। और उस सरप्राइज का हम लोग शुरुआत करेंगे इसी संडे को। तो इसी संडे को वो सरप्राइज की शुरुआत होगी और वो सरप्राइज में क्या होने वाला है ये मैं आपको कल या परसों ही लाइव आकर बताने वाला हूं। तो जितने दोस्त या भाई बहन बायो लिए होंगे उनको जाकर बता देना। जो पास हो गए होंगे, जो इंटर पास हो गए होंगे, जो नीट भी तैयारी कर रहे होंगे, जितने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बायो के बच्चे होंगे, जिन्हें भी आप जानते हो, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे यूपी, सब तक ये बात पहुंचा देना कि वो जो संडे को सरप्राइज होगा वो पूरे भारत के सभी बायो के बच्चों के लिए रहेगा। और वो क्या है ये मैं कल और परसों लाइव आकर बताऊंगा। तो आप सभी लोग बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और सबसे जरूरी चीज बच्चों अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। और बच्चों जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन हो इनको पूरी मेहनत के साथ करिए। जो भी नहीं आए आप कमेंट करके देना, मैं लाइव आकर उसे बताऊंगा। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए बच्चों। टेक केयर बच्चों।